वेलकम टू वृंदा क्लासेज। तो हम सिक्स क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट किए थे और फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था। फर्स्ट चैप्टर था पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति समझने के लिए हमने मानचित्र को समझा था कि मानचित्र पर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन से स्थान है। उसमें हमने अक्षांश को देखा था, देशांतर को देखा था, ध्रुव किसे कहते हैं, दिन रात का थोड़ा देखा था हमने, प्लस साथ में हमने टाइम का देखा था कि समय कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, देशांतर जो समय का निर्धारण में सहायक होते हैं। तो ये सब सवाल हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिए थे। देखिए यहीं से ये बेसिक सा स्टार्ट होता है। अभी आपने जो पढ़ा था वो जो अक्षांश देशांतर है उनका 1% ही पढ़ा था, ये समझो। लेकिन सिक्स क्लास का बच्चा इतना ही पढ़ सकता है, इसलिए मैंने उसको सिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा है। अभी नेक्स्ट हम जब चलेंगे अगली क्लास में तो फिर से ये सारे टॉपिक आएंगे, तो हम इनके बारे में और थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में हम सिक्स क्लास के सेकंड चैप्टर लेते हैं आज, वो है महासागर एवं महाद्वीप। महासागर एवं महाद्वीप। पृथ्वी पर आपने सुना होगा कि कुछ जल से भरा स्थान है जिसे महासागर कहते हैं, और कुछ जमीन का वह भाग जहाँ पे लोगों का या कई देशों का निवास है वो है महाद्वीप। तो उसी कड़ी में आज हमारा सेकंड चैप्टर है महासागर एवं महाद्वीप। तो सबसे पहली चीज, महासागर किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है। ठीक है, पृथ्वी पर कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, ये सभी सवाल हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। महासागर एवं महाद्वीप सेकंड चैप्टर है। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, सेकंड चैप्टर का महासागर एवं महाद्वीप। ब्लैक कर लो पेंसिल, स्टार्ट। देखो, महासागर सबसे पहले क्या होता है ये भी देखेंगे हम। उससे पहले आप एक परिभाषा देखिए जूल्स वर्न की। जूल्स वर्न ने क्या कहा है कि महासागर ही सब कुछ है। महासागर ही सब कुछ है। पृथ्वी के 10 में से कितने 7 भाग पर, पृथ्वी के 10 में से 7वें भाग पर महासागर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्तन है। निर्जन स्थल का मतलब है कि जहां कोई जन यानी मानव निवास नहीं करता है, जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ कहाँ से हुआ है, महासागरों से ही हुआ। और कौन जानता है कि इसका अंत भी क्यों न महासागर में ही हो। तो जूल्स जूल्स वर्न की ये जो परिभाषा है 1870 की, उसमें इन्होंने महासागर के बारे में ये कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या है, उनके वितरण कैसा है। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी शामिल है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हम अब इन दो प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, लूनर चंद्रमा से चंद्रमा के ऑर्बिटर से एक पृथ्वी का एक फोटो खींची गई थी। ठीक है, इस दूरदृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर है। ये देखो, ये ना ये हिस्सा, ये बड़ा सारा हिस्सा है ना, ये प्रशांत महासागर है। ये जो नीला नीला दिख रहा है, बाएं और अफ्रीका है, ऊपर की ओर भारत व एशिया है, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया, नीचे की ओर अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जहां बर्फ जमी रहती है। एक छोटा सा पॉइंट सबसे पहले ये देख लीजिए, भारतीय नौसेना, भारतीय 3 प्रकार की सेना है। ठीक है, भारतीय सेना है, एक थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना यानी जल सेना। भारतीय नौसेना के प्रत्येक चिन्ह पर आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। सम नो वरुण है, अंकित है, जिसका अर्थ है कि हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर आकाश तथा जल से संबंधित है। वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब मेन पॉइंट हमारे चैप्टर पे आइए। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और धीरे धीरे इसे गोल गोल घुमाते हैं। चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख लेते हैं। पीछे दिखा ना आपको, सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है, कौन सा रंग दिखाई देता है, नीला, ब्लू। कौन सा, नीला। निश्चित ही यह नीला रंग दिख रहा होगा।
परंतु यह क्या दर्शाता है, मतलब यह क्या दिखाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, नीला रंग, अर्थात यहाँ पे किसे दर्शा रहा है? जल को। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन बाद में तक बनाता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। अंडरलाइन कौन करेगा? सभी बच्चे। कि पृथ्वी का अधिकांश सतह जल से घिरा हुआ है, और अधिकांश सतह कितना है? कितना है? 3/4 भाग है। पृथ्वी का अधिकांश सतह जल से घिरा हुआ है, कितना भाग? 3/4 भाग। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। पृथ्वी कीजिए नोट। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये अभी 6 क्लास के बच्चे ध्यान से देखिए कि कंपटीशन की क्लास लगी थी, कंपटीशन एग्जाम लगी थी, बड़ी जो एग्जाम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ना, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है 6 क्लास में। अब सोचिए कि नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश सतह जल से घिरा हुआ है, और वास्तव में कितना घिरा हुआ है? 3/4 भाग घिरा हुआ है, और अंतरिक्ष से देखने पर यह भाग हमें नीला प्रतीत होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे क्या कहा है? नीला ग्रह। ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जलराशियां हम देखते हैं उन्हें ही महासागर कहते हैं। ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो जलराशियां हमें दिखाई देती है उन्हें ही महासागर कहते हैं। ठीक है। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में एक अन्य रंग, भूरा रंग भी दिखाई देता है, जो किसका प्रतीक है? भूमि का रंग है, या भूमि का प्रतीक है। यह ग्लोब के लगभग लगभग कितने भाग में? 1/4, मतलब 4 में से 1 भाग में फैला हुआ है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, और जो निरंतर विस्तार को, और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहते हैं? महाद्वीप। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, महाद्वीप और महासागर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। महाद्वीप और महासागर किसे कहते हैं? दिखा देता हूं मैं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए, महाद्वीप व महासागर किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको खुद करना है अभी तो, फिर बाद में मैं कराऊंगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बाद में मैं कराऊंगा, अभी तो खुद करना है आपको। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण, कल मैंने बताया था कि बार बार एक शब्द आ रहा है, एक तो मानसून शब्द और एक जलवायु शब्द। मानसून व जलवायु, इन दो शब्दों का अर्थ ढूंढना है आपको। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको भी ढूंढना है। जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। उनके प्रभाव को हमने अपने इतिहास, संस्कृति और अपने दैनिक जीवन पे भी देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो
एक ये देखिए, प्रत्येक चित्र 2.2 देख लीजिए और मानचित्रों का परीक्षण कीजिए। यह भी नीले रंग से महासागरों और छोटे-छोटे विस्तार में सागर या खाड़ी। महासागर बड़ा होता है और सागर और खाड़ी का आकार छोटा होता है, आदि को दर्शाया गया है। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? आप जानते हैं, दोनों ध्रुव पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? संकेत। आपने इनके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा था, आप खुद बताएंगे। अक्षांश देशांतर किस गोलार्ध में सब सर्वाधिक जल है? इसका आंसर देखेंगे हम अभी। आपके मतानुसार उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में जल की भूमि का अनुपात कितना होगा, इसकी बात करेंगे। और क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं या फिर इनके बीच में विभाजन है? देख लीजिए, चित्र देख लीजिए। प्रवाल वृत्ति किसे कहते हैं? समुद्री एनीमोन व तारामीन किसे कहते हैं? शार किसे कहते हैं? स्पमेल या माँ का शिशु किसे कहते हैं? ठीक है। डॉल्फिन किसे कहते हैं? और शैवाल क्या होता है? जो बाघ है ना, हरा हरा सा दिखाई दे रहा है, ये शैवाल है। पेंगुइन एक जीव है जो बर्फ में रहता है, बर्फ में खाता पीता है। और एक समुद्री टनल कछुए की प्रकार का होता है, जो आगे से बड़ा बड़ा हाथ होते हैं उसके, उसे समुद्री टर्टल कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। जूम कर लेते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, किंतु कैसा है वो जल? खारा है। जब तो हम बोलते हैं कि पृथ्वी पे पानी की कमी है। भैया, पानी की कमी नहीं है, पानी तो खूब भरा है। पानी तो महासागरों में खूब भरा है, लेकिन क्या वो पानी पीने योग्य, कृषि योग्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पानी कैसा है? खारा है। मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के लिए उपयोग नहीं है, वो बिल्कुल भी अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल यानी कि पीने वाला खारा पेयजल होता है, वह पृथ्वी के जल संसाधनों में अल्पल्य हिस्सा है, बहुत कम है। और वो भी किस पार्ट में है? हिमनद यानी बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। नदियों का पानी भी मीठा पीने योग्य है, कई झीलों का पानी भी है, और वायुमंडल यानी बरसात का पानी और भूमिगत जल के रूप में बहुत कम पाया जाता है पीने योग्य प्राणी पृथ्वी का। अब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम किसकी? महासागर की। पृष्ठ 32 पर चित्र 2.3 विश्व के मानचित्र में हमने 5 महासागर देख लिए। आ जाइए, पहला ही पॉइंट आपका अंडरलाइन क्वेश्चन आंसर लिखने वाला हो गया। सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर। 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत, ये आपके महासागरों के नाम है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी अथवा अंटार्कटिका महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्या 2? कि भैया ये 2, 3 एक तो हो गया था वहां पे। महासागरों, 5 महासागरों का नाम लिखें। आंसर आपको पता ही है, प्रशांत। ठीक है, अभी देखा था हमने उत्तरी, एक सेकंड इसको फुल कर लेते हैं। प्रशांत, 5 महासागर, इनका मैप में भी देख लीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी अथवा अंटार्कटिक महासागर। 5 महासागरों के नाम लिखिए फटाफट, उसका उत्तर लिखिए, आपकी बुक में लिख रखा है, लिखिए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा है दक्षिण अथवा अंटार्कटिक महासागर। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं, जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट है कि वास्तव में ये अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन पूछा था ना, क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग है?
तो वास्तव में कैसे हैं? अलग-अलग। ये कौन दिखाता है हमें? मानचित्र में। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। अर्थात प्रकृति के लिए कोई सीमा बंधी हुई नहीं है, ये सीमा मानव ने बांधी है, क्योंकि एक नदी एक देश की सीमा से बहकर दूसरी सीमा में प्रवेश कर जाती है। आपके गांव की सीमा और दूसरे गांव की सीमा के बीच में हो सकता है कोई झील हो, कोई नदी हो, तो ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इनकी कोई सीमा नहीं रहती है। उदाहरण के लिए समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इस महासागर में पाई जाती है। अर्थात महासागर क्यों आवश्यक है? महासागर इसलिए आवश्यक है, महासागरों का उपयोग इसलिए है क्योंकि समुद्री जीव की समृद्धि यानी उन्हें आगे बढ़ाने में ये सहायक है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु या अनेक प्रजातियां महासागर में पाई जाती है। इसलिए महासागर क्यों आवश्यक है? इसलिए महासागर आवश्यक है। समुद्री वनस्पति जगत। अब वनस्पति जगत को इसने हाईलाइट कर रखा है, तो वनस्पति जगत का अर्थ क्या है ये आगे देखिए। किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। वनस्पति जगत का मतलब है एक क्षेत्र में पाए जाने वाले, यानी कि और या फिर एक समय निर्धारण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। एक प्राणी जगत। प्राणी जगत का अर्थ क्या है? किसी विशेष क्षेत्र या कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु। कालखंड मतलब इतने समय से लेकर इतने समय तक, और क्षेत्र का मतलब होता है इस क्षेत्र में, यानी कि इस पृथ्वी के भूभाग यानी इस एरिया में। तो समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पेड़ पौधे एवं समुद्री शैवाल, शैवाल देखा था पीछे अभी हमने, शामिल है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, समुद्र डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव शामिल है। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों यानी कि तल तक, समुद्र के तल तक, नीचे तक, समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समुद्र या महासागर, सागर में, समुद्र, महासागर या सागर में क्या क्या पाए जाते हैं, तो आपको बताना है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में दो चीजें पाई जाती है, क्या क्या? एक तो वनस्पति जगत में पाई जाती है कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले कालखंड या विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जिन्हें हम वनस्पति जगत कहते हैं। तो वनस्पति जगत में पाया जाता है एक तो समुद्री शैवाल और छोटे पौधे वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। और प्राणी जगत यानी जिसमें प्राण होता है, प्राणी जगत, उसमें रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, शैवाल और अनगिनत जानवर पाए जाते हैं समुद्र महासागर में। तो महासागर में आपको देख पता है। अब नेक्स्ट, अब देखिए, सबसे पहले अलग अलग कलर से डिनोट करूंगा मैं आपको महासागर, महाद्वीप अभी बाद में करेंगे। तो हमने 5 महासागर देखे थे अभी। कितने महासागर देखे थे? 5 महासागर देखे थे। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो 6 दिखा रहे हैं। 6 दिखा रहे हैं इसमें आपको? 6 दिखा रहे हैं क्या? हाँ, 6 दिखा रहे हैं इसमें आपको। 6 दिखा रहे हैं कैसे? एक आपको प्रशांत महासागर भी दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। लेकिन प्रशांत महासागर 2 नहीं है। ये क्या है? गोल जो पृथ्वी का भाग है, इस वजह से प्रशांत महासागर एक ही है। ये दोनों आपस में पीछे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा प्रशांत महासागर का, देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वहां से आप समझ जाएंगे। ये प्रशांत महासागर है। नीला नीला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी पर प्रशांत महासागर है।
तो पहला महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है, एक ही है, अब कंफ्यूज मत होना। दूसरा महासागर, नीले रंग से ले रहा हूं मैं, दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, ये इसकी सीमा है, सीमा देख लीजिए, ये रहा, दूसरा डिनोट कर दिया मैंने अटलांटिक, जो नीला नीला पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका अटलांटिक महासागर है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के बाद में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर, तीसरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, पीले रंग से जो डिनोट है हिंद महासागर, ये पीले रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है हिंद महासागर, आपका हिंद महासागर, पीले रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है हिंद महासागर। तीन महासागर हो गए। 4 नंबर पे देखिए आर्कटिक महासागर, 4 नंबर पे कौन सा है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये देख लीजिए ऊपर किया था मैंने आर्कटिक महासागर, ये मैंने हाईलाइट किया है आपको दिखाने के लिए कि ये यहाँ है, बाकी आपको नहीं करना कि यहाँ आप कलर लेके बैठ जाओ, हाँ कहीं आप कलर लेके बैठ जाओ और आप उसको कर दो क्लियर नहीं नहीं, आपको नहीं करना है। ये नेक्स्ट ले लेता हूं मैं, ये ऑरेंज कलर का, दक्षिणी महासागर, पांचवा महासागर है दक्षिणी महासागर, पांचवा महासागर है दक्षिणी महासागर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो 5 महासागर पता चल गए आपको, कौन से? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अब आपको पता करना है कि कौन से गोलार्ध में स्थित हैं, ठीक है, गोलार्ध कौन से हैं? दो याद ध्यान रखना है, ऊपर कौन सा गोलार्ध होता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे गोले का अर्ध भाग, नीचे कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो कौन कौन से गोलार्ध में कौन कौन सा महासागर स्थित है? जैसे प्रशांत महासागर कौन से गोलार्ध में? प्रशांत महासागर दोनों गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर भी दोनों गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। हिंद महासागर देखिए कहाँ है? हिंद महासागर, हिंद 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 महासागर, हिंद महासागर का कुछ भाग देखिए रेखा के ऊपर है और अधिकांश भाग नीचे है, लेकिन क्या ये दोनों में मान्य होगा? बिल्कुल दोनों में मान्य होगा, हिंद महासागर भी दोनों में, हिंद महासागर भी दोनों में मान्य है। हिंद महासागर किसमें? दोनों में। दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर देखिए कहाँ है? बिल्कुल नीचे नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे नीचे पिंक टाइप के भाग में देखिए दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर देख लिया। इसे किसमें मान्य है? ये दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका मिलते जुलते हैं, अंटार्कटिका देखो नीचे दिखा रहा है लेकिन अंटार्कटिका नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है आर्कटिक महासागर जो ऊपर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं है हो रहा है आपका? जो आपको अब तक समझ में नहीं आया, गोलार्ध भी क्लियर हो रहा है ना? इस तरह मानचित्र पर ये देखने पे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, हिंद महासागर तीसरे नंबर पे है, दक्षिणी महासागर चौथे नंबर पे है और छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ये जो सूची है ये छोटे से बड़ा है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और ये उससे छोटा, ठीक है, ये ऊपर से नीचे बड़े से छोटे का क्रम है। अब हमारे भारत पे आइए,
जैसा कि महासागरों से नीचे कुछ रह थोड़ी गया है, नहीं। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पहले तो ये आप पूरा पश्चिम वापस दिखा रहा हूं मैं, देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जैसा कि महासागरों के मानचित्र में स्पष्ट कर दिया कि हिंद महासागर का विस्तार, हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, पहले मैं आपको महाद्वीप और दिखा देता हूँ। देखो, महाद्वीप और दिखा देता हूँ। ये आप अपनी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। इनको अलग उससे लेते हैं। 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। सबसे पहले देखिए, आपको एक महाद्वीप दिख रहा है, यूरेशिया। अब आपको यूरेशिया, यहाँ पे जो यूरेशिया दिखाई दे रहा है वो 2 महाद्वीपों से बना है, यूरोप और एशिया। ठीक है, आगे इसको अलग अलग कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए 2 महाद्वीप है, यूरोप और एशिया। ये 2 हैं, इसलिए मैं इसको 2 कलर में लेता हूं, अलग अलग, ब्लैक और रेड कलर में ले लिया मैंने इसको। यूरोप और एशिया, ये भारत है। ठीक है, रेड और ब्लैक कलर में लिया, क्योंकि ये भी यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। आगे चल के और अलग करेंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। नेक्स्ट, नेक्स्ट महाद्वीप देख लीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप। नीचे नीचे देखिए, ये रहा अंटार्कटिका महाद्वीप। आप ऐसे गोले निशान मत कर लेना आप अपनी बुक पे। 2 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये 7 महाद्वीप है। तो क्या कह रहा है ये? जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी महासागर तक है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर। देखिए, ये रहा भारत की सीमा से जुड़ा हुआ अरब सागर, ये रहा। और इस साइड क्या है? इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये अंडमान निकोबार द्वीप क्या है, लक्षद्वीप क्या है, आगे बात करेंगे। अभी आप जितना किताब में धीरे धीरे आ रहा है ना, उतना ही पढ़िए। ये देखो, इसने बोल दिया कि द्वीप समूह की जानकारी पृष्ठ संख्या 36 पर दी गई है, वहां पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी सब कुछ नहीं समझ सकते। महासागर और आपदा, सागर और आपदाएं। तो महासागर में किस प्रकार की आपदाएं या मुसीबत आती है? इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर सफेद आकृतियां दिखाई दे रही थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या है? वे बादलों का विशाल समूह है। ये बादल महाद्वीप में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी, फिर आ गया ये शब्द, वर्षा महासागरों, वर्षा का मतलब तो पता है ना, बारिश होता है, महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वर्षा किस प्रकार जरूरी है, आवश्यक है कि वर्षा के बिना हमारी कृषि, हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। महासागरों, तो महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं, अर्थात महासागर में तूफान भी आते हैं। महासागर से ज्यादा वर्षा वाली विध्वंसक विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं, जैसे कि चक्रवात,
विश्व के तटीय यानी कि समुद्र के सागर के किनारे वाले क्षेत्रों में दूर दूर तक हानि पहुंचाते हैं। चक्रवात जो समुद्र में आता है ना, समुद्र में या सागरों में, महासागरों में चलने वाली तेज हवाएं, तूफान, जो कि तट यानी समुद्र के किनारे रहने वाले क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक क्या नुकसान पहुंचाते हैं। 2 दिन में हो जाएगा, बिल्कुल 2 दिन में कर देंगे इसको। अब 3 दिन नहीं लगाएंगे, 2 दिन में आपके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, वैसे तो सोचिए 1 दिन का है ये, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में इसमें 2 दिन लेते हैं। नेक्स्ट, अब कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, देखिए 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत के और अन्य भारत के अलावा 13 देश प्रचंड यानी इस भयंकर सुनामी के कारण प्रभावित हो गए थे। यह सुनामी इंडोनेशिया एक देश है से आए भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न हुई थी और इस आपदा में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मैंने बताया ना द्वीपों की बात करेंगे हम अभी आगे, तमिलनाडु और हमारे राज्य केरल के तटीय यानी कि समुद्र के सीमा वाले क्षेत्र में भयंकर भीषण रूप से ये प्रभावित हुआ था और जान माल की हानि हुई थी। तो महासागर में किस प्रकार आपदाएं आती है, देख लीजिए पहला उदाहरण। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु जब भी आती है वो बहुत विध्वंसकारी होती है, यानी नुकसान देने वाली होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इनका अनुमान भी लगाया जा सकता है मौसम विभाग द्वारा। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली को लागू करते हैं, पहले चेतावनी देते हैं और जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको खाली करा लेते हैं। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जो समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं, जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, तो नाव लेके जाते हैं, तो चेतावनी आती है ना कि आज भयंकर तूफान आने वाला है, इतने उस प्रति किलोमीटर के हिसाब से हवा चलने वाली है, तो कृपया अपनी नाव को समुद्र में लेकर ना जाएं। इस प्रकार की जो चेतावनी आती है, वो पूर्व चेतावनी प्रणाली से मिलकर इसी इसी तरह के नुकसान ना हो इस वजह से करती है। अगर ज्यादा ही बड़ा चक्रवात आता है तो वर्तमान समय में तो क्या कर लेते हैं, उस क्षेत्र को खाली करवा लिया जाता है। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जानमाल की रक्षा करने में सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जानमाल की क्षति नुकसान होता है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उन्हें क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए क्या बना हुआ है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्यों आवश्यक है और क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्यों आवश्यक है? समुद्र या प्राकृतिक आपदाओं, समुद्र में आने वाली या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, उसके अलावा कोई और प्राकृतिक आपदा हो, जैसे भूकंप, भाई सुनामी वगैरह तो समुद्र में आ गए, लेकिन भूकंप, कोई ज्वालामुखी क्रिया हो जाए या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उन घटनाओं का, उन आपदाओं से जान माल को बचाने के लिए यानी लोगों की सुरक्षा करने के लिए कौन सा प्राधिकरण बना हुआ है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना हुआ है। महासागर 5 देख लिए हमने, महासागरों में कैसे नुकसान होता है, सुनामी वगैरह कैसे आती है, ये भी पढ़ लिया हमने। महासागर सबसे बड़े से छोटे क्रम में भी देख लिया हमने। महासागर का विस्तार कहाँ कहाँ है पृथ्वी पर, वो भी देख लिया हमने। अब हमारा सेकंड पार्ट है महाद्वीप। सेकंड पार्ट है महाद्वीप। प्रारंभ स्टार्ट तो आज कर लेते हैं, कल कंप्लीट कल करेंगे। तो महासागर के मानचित्र चित्र 2.3 में महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीप गिन सकते हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच में किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण क्यों है 4 से 7? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु यदि देखा जाए तो एक ही भूखंड यानी एक ही भूखंड पृथ्वी का टुकड़ा है। जैसे आपने देखा था, ऊपर ये उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो इनको अलग अलग महाद्वीप में गिना जाता है, लेकिन ये हिस्सा एक ही है, सीमा बनी हुई है। लेकिन अभी आपको तो 2 गिनना है, ठीक है। यूरोप और सामान्यतः एशिया को 2 महाद्वीप माना जाता है, लेकिन मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देता है कि वह भी एक ही भूखंड है।
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से अलग प्रकार से हुआ है। इसलिए इसलिए इन्हें दो महाद्वीपों के रूप में देखा जाता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री यानी पृथ्वी का या भूमि का जो अध्ययन करते हैं वे इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं और कहते हैं क्या, यूरेशिया। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्य दो महाद्वीप समझाता है और कभी कभी एक ही समझ लिया जाता है। अब चार प्रकार से महाद्वीपों की गिनती की जाती है। चार प्रकार से महाद्वीपों की गिनती की जाती है। चार प्रकार से महाद्वीपों की गिनती में भूखंड के हिसाब से या भूगर्भ शास्त्रियों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अगर हम चार महाद्वीप गिनेंगे तो कौन कौन से ही रखेंगे, अफ्रीका यूरेशिया, इन दोनों को एक मान के अफ्रीका यूरेशिया, अमेरिका और अंटार्कटिका। दोनों अमेरिका को एक कर दिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। चार महाद्वीप हो गए, अफ्रीका यूरेशिया, अमेरिका 2, अंटार्कटिका 3 और चौथा ऑस्ट्रेलिया। अगर पांच महाद्वीपों की गिनती की जाए तो कौन कौन से बनेंगे, अंटार्कटिका तो है ही, ऑस्ट्रेलिया है ही, और अफ्रीका यूरेशिया को मिलाकर यूरेशिया कर दिया, यूरेशिया और अफ्रीका को अलग कर दिया, और बाकी और महाद्वीप है ही, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। एक और कौन सा जोड़ दिया, अफ्रीका को यूरेशिया से अलग कर दिया। अगर 6 महाद्वीप की बात करें तो 6 महाद्वीप है अफ्रीका, और सबसे पहले तो अफ्रीका और यूरोप और यूरेशिया को अलग किया तो अफ्रीका अलग हो गया, अंटार्कटिका है ही, ऑस्ट्रेलिया है ही, उसके बाद में यूरोप और एशिया को अभी भी एक किया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर दिया। अगर हम 7 महाद्वीप, और सबसे ऑथेंटिक, और आपको कौन सा मानना है, 7 महाद्वीप मानने हैं आप, ठीक है, यही माना जाता है, आगे यही माना जाएगा। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं भैया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है 7 महाद्वीपों के नाम। क्वेश्चन नंबर 4, 7 महाद्वीपों के नाम लिखें। आपके नोटबुक में लिखना है, अभी लिखना है, मैं वेट कर रहा हूं आपका, अभी लिखना है, वेट कर रहा हूं मैं। 7 महाद्वीप अभी तुरंत प्रभाव से लिखिए, अभी लिखिए 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप, ये 7 महाद्वीप लिखने हैं, अभी तुरंत प्रभाव से लिखिए। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की सूची को व्यापक रूप से अपनाया गया है और प्रयोग में इसे ही लाया जाता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीक में से एक प्रतीक ऐसा है, ओलंपिक का प्रतीक देखा है ना, ओलंपिक विश्व भर के सभी देश मिलकर खेल खेलते हैं, अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं, वहां से मेडल आते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। ये छल्ले विश्व भर में खिलाड़ियों को एकत्र होने का प्रतीक है। इन छल्लों में 5 बसे महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व के लिए चुना है। ठीक है, क्योंकि 2 महाद्वीप के लिए नहीं है, सिर्फ 5 के लिए। आइए पृष्ठ संख्या 36 पर आरेख यानी कि दिए गए 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित करते हैं और वास्तविक आकार में नहीं, सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। अब आप नेक्स्ट आइए, ये देखिए, इस तरीके से समझ लीजिए, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका उसके नीचे भाग में जुड़ा हुआ, ये अफ्रीका है, ये देश है उनके अंदर, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ये देश है, और एशिया महाद्वीप है। ये जो छोटे छोटे खाने बने हुए ना, ये देश है। एक नीचे रह गया बेचारा अंटार्कटिका, इसमें कुछ नहीं है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। आइए पता लगाते हैं। तो अब हम बात करेंगे समुद्र, महासागर, सागर के बाद में कुछ ऐसा भाग बाहर रह जाता है, कुछ ऐसा भाग काउंट में नहीं किया जाता जो महाद्वीप में काउंट नहीं किया जाता, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे बोलते हैं द्वीप। एक बार मैं तीनों का अंतर लास्ट में समझाऊंगा, पहले आप यहाँ देखिए।
यदि आपने इस अध्याय के आरंभ में 2 मानचित्र 2.2 और 2.3 को ध्यानपूर्वक देखा तो आपने पाया कि महाद्वीप के संपूर्ण भूखंड में शामिल नहीं है। मतलब जो पृथ्वी का जो भूमि का जो भाग है ना, वो पूरे महाद्वीप में शामिल नहीं है। कुछ हिस्सा छूट गया है, छोटे-छोटे भाग। लेकिन वो चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड थे। उन्हें ही द्वीप कहते हैं। इसे हाइलाइट कर लीजिए। क्या करना है? हाइलाइट में चारों ओर जल से घिरे भूखंड को द्वीप कहते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, द्वीप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? द्वीप। लिखिए, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर लिखिए। आंसर अभी हम जब बात कर रहे थे, द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर जल से घिरे भूभाग या भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कह सकते हैं। द्वीप का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप पाए जाते हैं। और जैसे लक्षद्वीप है, ये सब द्वीप तो क्या भारत के हिस्से में आते हैं, इसलिए उनकी हम चर्चा करते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अंडरलाइन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्लोब या मानचित्र पर ढूंढिए। इसके आकार को समझने के लिए 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। मतलब 10 राज्य के क्षेत्रफल यानी कि 10 देशों के बराबर, 10 राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप है, जो 2 द्वीप समूह में बटे हुए हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर एक समूह बना है। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, 2 द्वीप समूह है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। जो पिछले मैप पे आइए एक बार, ये मैप देख रहे थे हम, यहाँ पे बात कर रहे थे ना, अंडमान निकोबार के छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इन 2 द्वीपों की बात कर रहे थे। एक बार मैप से वापस समझाएंगे। 1981 में भारतीय अटलांट वो सॉरी 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण खोज का काम किया है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। मतलब जहाँ बर्फ जमी हुई है। नीचे सफेद भाग में जो फैलाव रंग दिख रहा है ना, आपको सफेद रंग दिख रहा है, उसका उसमें अधिकांश भाग बर्फ है। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण अंडरलाइन 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 हाईलाइट या पेन निकाल लीजिए और यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टैंड स्थापित किया था। बाद में 2 और बेस स्टैंड स्थापित किए थे। ठीक है, एक तो अभी बंद होने वाला है भारत का ना। 1983 में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक, मतलब पूरा द्वीप समूह क्या है, जो पूरा महाद्वीप है वो बर्फ से घिरा हुआ है और उसका कुछ भाग भारत ने वो ले लिया था, खुद की तरफ कर लिया था। और वहां पे क्या स्थापित कर लिया था? वहां पे जहाँ पे वैज्ञानिक खोज करने जाते हैं वहां पे रहेंगे, कुछ दिन खोज करेंगे उस जगह को, उसके बाद वापस आ जाएंगे। इस सुदूर इस सुदूर यानी बहुत दूर पृथ्वी से, यानी कि अपने भारत से दूर, अपने इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से किसकी फिर आ गया जलवायु पर्यावरण के विकास पर, पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास के वातावरण। थर्ड क्लास में इसकी परिभाषा दी गई है, थर्ड क्लास में एसएस में। पर्यावरण के विकास के लिए शोध कार्य किए थे। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास, एक पुस्तकालय यानी बुक, और एक डाकघर भी है। ठीक है, तो जलवायु की बात और मानसून की दोनों अभी बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। पर्यावरण तो आपको पता ही है, हमारे चारों ओर के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। महासागर और जीवन। महासागर और जीवन। महासागर हमारे लिए क्यों आवश्यक है? महासागर और महाद्वीप पर्यावरण का अत्यंत आवश्यक भाग है। भले ही हम ध्यान न दें, पर हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को, मतलब हमारे जीवन को प्रभावित करने में किसका भाग है? किसका भाग है? पर्यावरण का। हमने उल्लेख किया है कि हम महासागरों महाद्वीपों पर वर्षा होती है। पृथ्वी के जल चक्र भाग का है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगा। अर्थात महासागर की सबसे बड़ी उपयोगिता, अंडरलाइन कीजिए पहली,
कि महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी। महासागर क्यों आवश्यक है मानव के लिए? तो महासागरों के बिना क्या होगी? वर्षा नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पे जो जल का भाग है वही तो सूर्य की किरणों के कारण अवशोषित होकर ऊपर जाता है और उसी के कारण तो वर्षा होती है। जैसे विज्ञान में पढ़ा था, महासागर में सर्वाधिक जल है तो वो वर्षा का कारण बनता है। और दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट, महासागर क्यों आवश्यक है? तो उसका दूसरा, पहला पॉइंट तो वर्षा के लिए, ठीक है। और दूसरा कारण, महासागर पृथ्वी पर आधी ऑक्सीजन, क्योंकि महासागर समुद्रों के नीचे, जब आपको पता है ना, महासागर के कारण ही वर्षा होती है और उसी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और पृथ्वी के अधिकतर भाग की जल वो ऑक्सीजन के लिए कौन जरूरी तत्व है? महासागर। मतलब कौन आवश्यक है? महासागर। इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। महासागरों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित करते हैं, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को भी प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से एक जगह से दूसरी जगह बसने, सामानों के व्यापार, सैनिक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक जगह से दूसरी जगह बसने, सभी प्रकार के सामानों का व्यापार, जैसे अधिकतर सामान एक दूसरे से दूसरे देश में व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, वो किससे होता है? महासागरों से, क्योंकि वह ही सबसे सस्ता मार्ग है। सैनिक अभियान को संचालित करने हेतु, भोजन हेतु, मछली पकड़ने हेतु लाखों महासागर पकड़ते हैं ना, महासागर में तटों पर रहने वाले लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। महासागर और सागरों की यात्रा करते हैं। महासागर पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित करता है, अर्थात उनके जीवन चलाने का जो एक आर्थिक आधार बना हुआ है ना, वो महासागर, मतलब महासागर सागर से वो मछली पकड़ के अधिकतर तटों पे रहने वाले लोगों का जीवन यापन होता है, उनका जीवन गुजर होता है, बसर होता है। उन सभी संस्कृति उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्य, समुद्री कोशों, महासागर के खतरों और उन्हें आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। ये आपके काम का नहीं है, छोड़ो, इसको पढ़ना भी जरूरी नहीं है। विश्व, अच्छा एक ये पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे। राष्ट्र ने 8 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक इसको मैं आगे आपको डिनोट करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान लिखिए, सेकंड लाइन पे अंडरलाइन कीजिए। 8 जून को विश्व महासागर रूप में घोषित किया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। महासागर भोजन, औषधि के लिए, जैवमंडल के लिए, हमारे फेफड़े के रूप में कार्य करता है। अच्छा, ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, महासागर में जो आप लोग कचरा डालते हो, सागर, महासागर, समुद्र, नदियों में भी जो कचरा डालते हो, हमें वो नहीं डालना, हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है। प्लास्टिक वगैरह और गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है। नदियों में भी हमें गंदगी नहीं करनी है। सागर, महासागर के नदियों में भी हमें गंदगी नहीं करनी है। आगे बढ़ने से पहले क्या पढ़ना है? पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशय, महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप क्या कहा जाता है? परिभाषा देख लिए। जो धरती की, हमारी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की जो भाग दिखाई देता है ना, नीचे वाला हिस्सा पृथ्वी का, जिसपे हम रहते हैं, उस पर विस्तृत यानी बड़े जलाशय, यानी जल का एक बड़ा भाग जो महासागर कहलाता है, और जो भूमि का भाग है, सूखा भाग है, उसे महाद्वीप कहते हैं। मतलब जिस स्थान पे पानी भरा है, बहुत सारा बड़े बड़े सागर हैं, वहाँ महासागर है। और महाद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थान, पृथ्वी का ऊपर उठा हुआ भाग जहाँ पे भूखंड है, यानी कि मानव जीवन रहता है, वो महाद्वीप है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिन सकता है, जैसे हमने गिना था पहले, और लेकिन हमें किसका कौन कौन सा तथ्य मानते हैं? 7 महाद्वीप वाला तथ्य। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग स्थल भाग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग स्थल भाग है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवों को पोषित करता है। विश्व की महासागर की उपयोगिता है, आगे क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर है विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधि के कारण इस पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसे सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है महासागर को, अर्थात महासागर को बचाने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, महाद्वीप, महाद्वीप या महासागर किसे कहते हैं? महासागरों के नाम, 7 महासागरों के नाम और द्वीप समूह के नाम। अब देखो, मैं एक नोट छोटा सा आपको बताता हूँ, अब तक आपने क्या पढ़ा। एक तो अक्षांश पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक देशांतर पढ़ लिए, जो दिन रात और समय है ना, उसको हम एक बार आगे भी बात कर लेंगे। एक समय निर्धारण हो गया, ये तो पॉइंट आपको आने ही चाहिए। एक समय निर्धारण के अलावा एक पॉइंट हो गया आपका समय निर्धारण के अलावा आपका पॉइंट हो गया
समय निर्धारण के अलावा आपका पॉइंट हो गया था ध्रुव, ये भी आपको आने चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में 5 पॉइंट है। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या है, एक तो सागर, महासागर, एक द्वीप। मैं आपको एक बार वापस बताऊंगा चित्र से, द्वीप ये तीनों, ये द्वीप, ये महाद्वीप। ठीक है, पांचों सागर, महासागर, द्वीप और महाद्वीप। और महासागर की उपयोगिता, महासागर की उपयोगिता। ठीक है, एक बार अब मैं आपको द्वीप समझा देता हूँ। जैसे ये नीला भाग है पूरा समुद्र का भरा हुआ, ये पूरा भाग समुद्र का है। यहाँ पे पूरे भाग में समुद्र फैला हुआ है, लेकिन इसके इस हिस्से में, ये आपको दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, यहाँ पे हरा, मतलब पृथ्वी का कुछ भाग है। ये छोटा सा भाग ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन ये ऊपर उठा हुआ जमीन का भाग है, इसे क्या बोलते हैं, द्वीप। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है लेकिन द्वीप है। अब महाद्वीप होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन महाद्वीप का एरिया, इस विस्तृत एरिया क्या होता है, बड़ा। महाद्वीप का एरिया क्या होता है, बड़ा, यानी कि विस्तृत होता है महाद्वीप का एरिया। इसलिए महाद्वीप और द्वीप में ये डिफरेंट है। ये बड़ा जो भाग दिख रहा है ये महाद्वीप। ठीक है, इसका छोटा सा भाग महासागर, ये महाद्वीप, ये महाद्वीप और द्वीप में डिफरेंट। ठीक है, ये अब हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।